बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसका आखिरी टॉपिक ट्रांसफार्मर हमारे इर्द गिर्द, हमारी डेली लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर मौजूद है। आपने ट्रांसफार्मर अब तक जो सुन रखे हैं या देख रखे हैं वो आपकी स्ट्रीट्स में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, मेन रोड्स के ऊपर आपको इवन नज़र आ जाते हैं। एक बहुत कॉमन सा ट्रांसफार्मर है जो आपके पास हर वक्त मौजूद होता है, बट यू डोंट नो इवन अबाउट इट। तो मैं इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा वो कौन सा है, अभी नहीं। सो ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो एंड लो वोल्टेजेस टू हाई। आप यूँ कह लें, इट इज़ अ डिवाइस दैट चेंजेस द AC वोल्टेज। ये AC करंट के दो चीज़ों को चेंज कर सकता है। ये वोल्टेज और AC करंट को भी चेंज कर सकता है। मतलब जब ऑब्वियसली वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अ डिवाइस दैट चेंजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कि अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को चेंज करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर सिर्फ़ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। आप इसको DC के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट ओनली वर्क्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा, तो ज़हन में रखिएगा करंट की वैल्यू भी चेंज कर लेगा। तो वो कॉमन सा ट्रांसफार्मर जो आप यूज़ करते हैं वो कौन सा है? दैट इज़ योर अडॉप्टर ऑफ योर सेल फोन चार्जर, जिसको आप अडॉप्टर है ना, वो क्या कर रहा होता है? वो चार्जर आपके जो मेन सप्लाई है घर की 220 वोल्ट, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है 5 वोल्ट्स में। वो उसकी वैल्यू को क्या कर रहा होता है? कम कर रहा होता है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स के चार्जर होते हैं वो तकरीबन 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? ऑलमोस्ट 5 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल फ़ोन। मॉडर्न सेल फोन तो तकरीबन 5 वोल्ट तक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर, और उसके बाद आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन से पहले प्रिंसिपल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन हो जाए। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में 2 कॉइल्स यूज़ होती हैं। नंबर वन 2 कॉइल्स। सो लेट्स ड्रॉ दैम। तो 2 कॉइल्स यूज़ होती हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है जी? 2 कॉइल्स। अगर हम 2 कॉइल्स की बात करें तो यूँ है जी, हमारे पास सबसे पहले ये एक फ्रेम होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक बेसिक, एक मेन फ्रेम है। इस फ्रेम के ऊपर ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस मेन फ्रेम को आप किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं। ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन ही हो। सॉफ्ट आयरन को भी इतने सिंपल वे से आप यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको भी थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स करते हैं कि हम सॉफ्ट आयरन की लेयरिंग यूज़ करते हैं। मतलब आपने एक लेयर यूज़ नहीं करनी, एक से ज़्यादा, एक ये, इसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन। उन डिफरेंट लेयर्स को मिलाकर, शीट्स को मिलाकर आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होता है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन यूँ रेक्टेंगुलर शेप का बनता है। और इस रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर दोनों तरफ हम कॉइल्स अटैच कर देते हैं। एक तरफ वो कॉइल है जिसको आपने इनपुट प्रोवाइड करनी है, और दूसरी तरफ वो कॉइल होगी जिसने आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी है। 2 कॉइल्स, एक तरफ जिसको हमने इनपुट प्रोवाइड करनी है। तो हम जो कॉइल यूज़ करते हैं वो कॉइल कुछ यूँ यहाँ पर यूज़ होती है। उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कॉइल आपके लिए कुछ यूँ ड्रॉ होगी। जस्ट लाइक दिस। ये हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ है? इस वायर को वाउंड किया हुआ है। ये जो पोर्शन मैंने बीच में खाली छोड़ा, ये असल में क्या है? ये पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब वो वायर आप वाउंड करेंगे उसका कुछ पोर्शन आपको नज़र आएगा, कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो हम नंबर ऑफ़ टर्न्स बनाते हैं, हम दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ टर्न्स थोड़े से ज़्यादा कर देते हैं। इस तरह मैं वाउंडिंग थोड़ी सी क्लोज़र करूँगा। एक जैसे नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं बना सकते आप।
ये ध्यान में रखिएगा, आपने जब कॉयल की वाइंडिंग करनी है तो आप एक जितने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं ड्रॉ कर सकते। ट्रांसफार्मर में अंडरस्टूड है कि दोनों कॉयल्स के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ यूँ सिचुएशन हो गई कि आपने ये इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स छोड़ दिए। इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के साथ आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है, कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं ये। यहाँ पर आप लोगों ने आउटपुट और इनपुट के लिए लगा लेना है। ये पोर्शन में ये मुझे सर्व करेगा एज एन आउटपुट, ये दोनों पॉइंट्स, और इस साइड पर यहाँ पर आउटपुट के तौर पर सर्व करेगा। यहाँ पर हम जो बना लेंगे टर्मिनल्स, ये हमें सर्व करेंगे एज एन इनपुट। तो यहाँ पर ये दो टर्मिनल्स दे विल सर्व अस एज इनपुट्स। तो इसके दरमियान में यहाँ पर ये हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, ये हमें सर्व करेगा एज एन इनपुट टर्मिनल। अब दो तरह की कॉइल्स हैं, मैंने शुरू पे कहा दो कॉइल्स। ये जो पहली कॉइल आपने बनाई इनपुट के ऊपर, इस कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल। और ये जो दूसरी कॉइल आपने बनाई, इस कॉइल को हम नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर NP जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के NP क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर दैट विल बी VP। VP क्या चीज़ है, जो प्राइमरी वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करेंगे, VP प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज। नेक्स्ट VP के साथ करंट एसोसिएट होगा प्राइमरी कॉइल का, दैट इज IP, दैट इज प्राइमरी करंट, primary current. Next thing is P and P, or primary power, the product of current and the voltage. Primary power, primary power, and next thing is primary power के बाद EP, प्राइमरी EMF। प्राइमरी कॉइल में टोटल EMF, प्राइमरी EMF। नेक्स्ट थिंग इज phi P, the flux of the primary coil, phi P, that is primary flux, प्राइमरी फ्लक्स। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। ये एसोसिएट हैं प्राइमरी कॉइल के साथ। अब इसके बिल्कुल साथ कुछ पैरामीटर्स हैं जो सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट करते हैं, सेम यही हैं, बस वो ये प्राइमरी के लिए हैं तो वो सारे के सारे किसके लिए होंगे, सेकेंडरी के लिए। VS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ turns of secondary coil, secondary coil. Next NS, number of turns, NS. Next VS, that is secondary voltage, VS secondary voltage. Next thing is IS, secondary current, secondary current. Next factor is secondary power, PS. Secondary power,
नेक्स्ट इज ES, secondary EMF. Secondary EMF, and the last one is phi S, flux of the secondary coil. So you can say it as it is secondary flux. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस ट्रांसफार्मर के साथ एसोसिएट करते हैं। तो एक तो हो गया ये इसमें कॉयल। नेक्स्ट चीज़, कॉयल के साथ यहाँ पर जो है वो कॉयल कौन कौन सी हैं, दो हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर लैमिनेटेड कोर ऑफ आयरन भी है। लैमिनेटेड कोर ऑफ आयरन से मुराद जिसके ऊपर आपने इसको वाउंड कर रखा है। तो दूसरी चीज़ जो इसमें है दैट इज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है लैमिनेटेड कोर ऑफ आयरन। तो आयरन कोर उसको सिंपल कह लें, आयरन कोर। ये लैमिनेटेड का मतलब क्या है, तो एंड पे जब हम लॉसेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। मेन थिंग जो इसमें है दैट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी अगली एप्लीकेशन दो कॉइल्स वाली म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल लिखते वक्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देना। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर Faraday's लॉ ही हम मेंशन करेंगे जी। Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्यों नहीं लिखा? अब म्यूचुअल इंडक्शन भी तो फैराडे के लॉ की ही एप्लीकेशन है। Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने अगर उस टॉपिक पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन का तो अंडरस्टूड है कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ चेंज होगी। ऑब्वियसली इस कॉइल के अंदर आप वैल्यू चेंज करेंगे, इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद इंड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को खुद ब खुद चेंज कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब करंट की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी, द फ्लक्स रीचिंग हेयर विल बी मैक्सिमम, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जब करंट वहाँ पर ज़ीरो हो रहा होगा तो बी ज़ीरो इस कॉइल के लिए, तो इसका फ्लक्स कितना हो रहा होगा, ज़ीरो। सो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। हमें इसलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करता है। अगर डायरेक्ट करंट हो तो उसके ऊपर ये वर्क नहीं करता। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर दोनों कॉइल्स के दरमियान में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन होगा। तो Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और उसको हम लिखेंगे EP इंड्यूस होगी, और वो EP कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू NP डेल्टा फाई P ओवर डेल्टा T। ये फार्मूला कहाँ से आया? ऑब्वियसली प्रिंसिपल से ही आया होगा, और प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, के जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। फैराडे का ही फार्मूला। जब प्राइमरी है तो EB नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के, फ्लक्स प्राइमरी का, सेल्फ इंडक्शन हुई। ठीक है, इस कॉइल के अंदर पहले क्या होगी, सेल्फ इंडक्शन, जिसकी वजह से एक बैक EMF जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी बैक EMF, एंड दैट बैक EMF विल बी इक्वल टू EP। वो बैक EMF EP के इक्वल होगी। क्यों? रेजिस्टेंस हमने इस कॉइल की कितनी कंसिडर करनी है, ज़ीरो। अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस ज़ीरो कंसिडर करें तो हम ये कह देंगे कि EP बैक EMF के केस में किसकी इक्वल है, NP डेल्टा फाई P ओवर डेल्टा T। और अगर आप चाहें तो EP को VP के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो है। रेजिस्टेंस ज़ीरो हो तो EMF किसकी इक्वल होती है, वोल्टेज के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं
इफ R is equal to 0 in both coils then E will be equal to V। तो यहाँ पर EP होगा, वहाँ पर VP पुट हो जाएगा, यहाँ पर ES होगा, वहाँ पर ऑब्वियसली क्या पुट हो जाएगा, ES। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होनी है, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, तो जितना वहाँ पर है उतना ही यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो उस कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा, EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF in secondary coil that will be equal to Faraday's law से अगर हम लिखें EMF in secondary coil तो वो किसके इक्वल होगा, that will be equal to ES NP NS हो जाएगा, डेल्टा फाई P है तो वो फाई S हो जाएगा, क्योंकि अब बारी किसकी आ गई, सेकेंडरी कॉइल की, ओवर डेल्टा T। नेक्स्ट फ्लक्स दोनों के अंदर जो चेंज है वो इक्वल होगा, जितना फ्लक्स का चेंज यहाँ पर हो रहा होगा उतना फ्लक्स का चेंज वहाँ पर हो रहा होगा। तो चेंज इन फ्लक्स दोनों कॉइल्स के अंदर एक जितना होगा। क्यों? क्योंकि पहली के अंदर जितना चेंज होना है वही इफेक्ट दूसरे पर होना है। तो फ्लक्स के साथ आप बेशक यहाँ पर फाई P और फाई S वाली सिचुएशन ना लिखें, बिकॉज चेंज इन फ्लक्स फॉर द बोथ इज सेम। दोनों के लिए फ्लक्स की चेंज के लिए रीज़न क्या है, वो जो इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट है, जब वो इनपुट इसी को मिल रही है उसी की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होना है, और उसी फ्लक्स के चेंज ने यहाँ पर फ्लक्स चेंज करना है। तो आई दोनों डेल्टा फाई दोनों के लिए होगा सेम। और उधर से ES और EP अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में करें कंपेयर, या आप इनको डिवाइड कर लें, तो बाय डिवाइडिंग इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कुछ यूँ सिचुएशन हो जाएगी ES, और उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हम यूँ लिख सकते हैं ES ओवर EP इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले ES लिखा है तो मैं ES वाली वैल्यू लिखूँगा NS डेल्टा फाई ओवर T डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म कौन सी है, NP डेल्टा फाई ओवर T, NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। डिवीजन को अगर हम चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पता है ये फैक्टर रिवर्स हो जाता है। तो मैं डिवीजन को नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो हम यूँ लिख सकते हैं ES ओवर EP इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम होगा, तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T ओवर NP डेल्टा फाई। तो अगर आप डेल्टा फाई से कैंसिल कर दें, डेल्टा T को डेल्टा T से कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला बाकी बचता है। फॉर्मूला आएगा आपके पास ES ओवर EP, ES ओवर EP इज इक्वल टू NS ओवर NP। मैंने बताया रेजिस्टेंस 0 हो तो EMF वोल्टेज के इक्वल होती है, तो हम ES को रिप्लेस किससे कर लेंगे, V से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ES की जगह आ जाएगा VS, EP की जगह आ जाएगा VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको टर्न्स रेशियो भी कहा जाता है, NS ओवर NP, द टर्न्स रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी वोल्टेज एंड द प्राइमरी वोल्टेज। तो ये NS ओवर NP क्या है, दिस इज कॉल्ड टर्न रेशियो। दिस फैक्टर NS ओवर NP इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज टर्न्स रेशियो। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गई ट्रांसफार्मर की टाइप्स। ट्रांसफार्मर अपनी कंस्ट्रक्शन की बेस पर दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बेस पर दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स,
तो एक ट्रांसफार्मर की टाइप है स्टेप अप, पहली टाइप है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। मतलब अगर ये ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, प्राइमरी वोल्टेज कम होता है। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा, प्राइमरी वोल्टेज कम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर दैन प्राइमरी वोल्टेज। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होंगे। और अगर इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम ड्रॉ करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। सच ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जो पावर स्टेशंस के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पावर स्टेशंस, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन ट्रांसफार्मर्स को, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। जबकि जब वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा होगा ट्रांसफार्मर के केस में, करंट डिक्रीज़ हो जाएगा, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। सो पावर स्टेशंस के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इन्हेंस द सेकेंडरी वोल्टेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे इंक्रीज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स का ज़्यादा होना वोल्टेज को कैसे इंक्रीज़ करता है। तो देखें NS/NP की रेशो 1 से ज़्यादा आएगी, इट इज़ अंडरस्टूड वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि NS ज़्यादा है, NP कम है। तो मैं फॉर्मूला अगर यहाँ पर लिखूँ तो वो फॉर्मूला है VS/VP। फॉर्मूला इज़ VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। अगर NS और NP इन दोनों की हम रेशो लें तो इन दोनों की रेशो 1 से ज़्यादा होगी, बिकॉज NS इज़ ग्रेटर देन NP। तो इन दोनों को अगर हम रेशो लें तो 1 से ज़्यादा, तो आप यहाँ से कहेंगे VS/VP ग्रेटर देन 1, सॉरी VS/VP इज़ ग्रेटर देन 1। सो 1 से बड़ी वैल्यू है। और अगर आप P को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप ये कह देते हैं कि VS इज़ ग्रेटर दैन VP, कि VS VP से ज़्यादा होगा। NS/NP की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब VS/VP का आंसर 1 से बड़ा आएगा। जब आप VP को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो VS विल बी ग्रेटर दैन VP। तो यूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वैल्यू ज़्यादा होती है, सेकेंडरी वैल्यू कम। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, पेपर में नहीं लिखना। नेक्स्ट, दूसरी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरी जो ट्रांसफार्मर की टाइप है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को कम करता, ठीक है, जो वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। सच ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज विल बी लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, कि प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विल बी लेसर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। मतलब अगर इसी ट्रांसफार्मर को मैंने कन्वर्ट करना हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो मैं इनपुट यहाँ लगा दूंगा, आउटपुट यहाँ कर दूंगा। तो जब इनपुट यहाँ पर ज़्यादा होंगी तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इनपुट कॉइल वो ज़्यादा, आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा हो गए, वैल्यू चेंज कर ली मैंने, अपोजिट दिन में रखिएगा। ये अभी आपके लिए स्टेप अप है, लेकिन जब आप इनपुट
उधर शिफ्ट कर दें, आउटपुट को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्यों कि इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी बढ़ा दिए, सेकेंडरी को कम कर दिए। नेक्स्ट सवाल वही आता है कि आप इस ट्रांसफार्मर को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर ये ट्रांसफार्मर दो जगह पर यूज़ होते हैं। एक वो जो स्ट्रीट ट्रांसफार्मर है और दूसरा द अडेप्टर ऑफ योर चार्जर। तो इसको चार्जर के अंदर आप यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ कॉमन ट्रांसफार्मर जो स्ट्रीट्स के ऊपर लगा होता है, कॉमन ट्रांसफार्मर। तो मैंने दो एग्जांपल्स दे दी, आप इनको पेपर में दोनों को लिख सकते हैं। तो कॉमन ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन सा होता है जी, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दैट कन्वर्ट्स अबाउट 11 किलोवोल्ट 11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट्स। ये 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। इट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज। और जो मोबाइल फ़ोन का सेल फोन का अडॉप्टर है दैट कन्वर्ट्स 220 वोल्ट्स इनटू 5 वोल्ट्स। पावर स्टेशंस के ऊपर क्या हो रहा है, पावर स्टेशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है दैट इज़ अबाउट 11 kV। उस 11 kV को इंक्रीज़ करके 33 kV तक लेके जाया जाता है। फिर उस 33 kV को मज़ीद 4 टाइम इन्हेंस करके 132 तक पहुंचा दी जाती है वो वैल्यू, और फिर उसको इंटरसिटीज़ ट्रांसफ़र किया जाता है। इस दौरान हम कर क्या रहे होते हैं, हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करती है। अब यहाँ पर ओहम्स लॉ नहीं आपने जहन में रखना कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट तरीके से उसको हम अप्लाई करते हैं। उस तरीके को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज़ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। सो नेक्स्ट आ गया जी आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर आपस में इक्वल होती हैं। अ ट्रांसफार्मर, an ideal transformer is a transformer in which primary power is equals to secondary power. Primary power is equals to secondary power, कि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर इक्वल होगी। अब रियलिटी केस में ऐसा नहीं होता। रियलिटी केस के अंदर पावर का लॉस कुछ ना कुछ रहता है। अगर पावर का लॉस रहता है तो हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर की, तो वो हम नेक्स्ट हिस्से में करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। बहरहाल प्राइमरी पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था P इज़ इक्वल्स टू IV। हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था P इज़ इक्वल्स टू IV। अगर हम इन दोनों को पुट करें, प्राइमरी के लिए हम क्या पुट करेंगे, IS VS इज़ इक्वल टू, सॉरी प्राइमरी के लिए IP VP और सेकेंडरी के लिए IS VS, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट कम हो जाता है, जब आप वोल्टेज को कम करते हैं करंट ज़्यादा हो जाता है। गौर से देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज की वैल्यू है पहले 10, प्राइमरी वोल्टेज कितना ले लिया मैंने, प्राइमरी वोल्टेज इज़ 10 वोल्ट्स। प्राइमरी पावर में कह देता हूँ लेट से इट इज़ 3 एम्पेयर। तो प्राइमरी पावर कितनी हो जाएगी, प्राइमरी करंट 3, प्राइमरी वोल्टेज 10, दोनों को मल्टीप्लाई करें, योर आंसर इज़ 30 वाट, पावर 30 वाट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम IS और VS को अगर कंपेयर करें, मैं कह देता हूँ कि हमें ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा है। पहले वोल्टेज कितना था 10, अब वोल्टेज बढ़ के हो गया है 15 पे वोल्टेज पहुँच चुका है। एज इट इज़ अ सेटअप ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब करंट कितना होगा, इधर पावर का आंसर 30 था। आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 30 आंसर पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से ये जो IS अननोन वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 2 एम्पेयर बिकॉज 15 2 30। तो यहाँ पर आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 30। सो प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी पावर। अब गौर से देखें, वोल्टेज 10 था, कितना हो गया 15, वो करंट 3 था, कितना हो गया 2। यहाँ पर
15 और 10 का कंपैरिजन करूं 10 कम है, यहाँ पे 2 और 3 का कंपैरिजन करूं तो ज़्यादा है, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा। अब यहाँ पर 3 एम्पेयर ज़्यादा वैल्यू है तो 2 एम्पेयर वाली वैल्यू कम होगी, जबकि 15 एम्पेयर वोल्टेज वाली वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। वोल्टेज ज़्यादा करंट कम, वोल्टेज कम है करंट ज़्यादा, तो एक चीज़ को जब आप बढ़ाते हैं दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पावर आपने लॉस नहीं है, पावर जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल केस में है। पावर कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा है कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी के, दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। तो ट्रांसफार्मर को एक दफ़ा फिर से देख लें। शॉर्ट रिव्यू, ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट चेंजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कि अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को चेंज करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें 2 कॉइल्स हैं। 2 कॉइल्स कौन कौन सी हैं? एक कॉइल है प्राइमरी, दूसरी कॉइल कौन सी है? सेकेंडरी। नेक्स्ट चीज़ इसमें आयरन कोर, जिसके ऊपर आपने इन वायर्स को वाउंड कर रखा है। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज़ Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday's law of electromagnetic induction ये एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF, कि जितनी तेज़ी से आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी तेज़ी से EMF प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर प्राइमरी EMF के, जब आप इसको करंट प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी कॉइल को, देयर विल बी एन EMF इंड्यूस्ड इन इट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी EMF विच विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला NP डेल्टा phi P ओवर डेल्टा T, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द प्राइमरी कॉइल। और जितने इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगी उतना इफेक्ट बैक EMF का भी होगा एज द रेजिस्टेंस इज 0, सो EP विल बी इक्वल टू NP डेल्टा phi ओवर डेल्टा T। चूंकि ये बैक EMF है तो हमने नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया। और अगर रेजिस्टेंस 0 हो तब EMF किसकी इक्वल होती है? वोल्टेज। तो आगे चल के हम उसको रिप्लेस करेंगे। सो EMF इन सेकेंडरी कॉइल, तो पहली कॉइल के अंदर जब आप EMF को चेंज करेंगे सेकेंड कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट आएगा। तो वो क्यों आएगा? ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जब म्यूचुअल इंडक्शन होगी तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से EMF चेंज हो जाएगी, तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो दूसरे में जो EMF होगी वो कितनी होगी? फैराडेज लॉ से ही आपने निकालनी है, NS phi डेल्टा phi ओवर डेल्टा T। नेक्स्ट इज बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को कंपेयर कर लें। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ES ओवर EP इज इक्वल, ऊपर आपने ये इक्वेशन नंबर 2 का फैक्टर लिख लिया डिवाइड बाय दिस, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, डेल्टा y से कैंसिल, T से कैंसिल, ES ओवर EP इज इक्वल टू NS ओवर NP। और अगर इन दोनों को हम ES और EP को रिप्लेस कर दें VS और VP से, क्यों? क्योंकि E R V के इक्वल होता है जब R कितना हो? 0, तो उसको आपने रिप्लेस कर लिया। डायग्राम उसके बाद आ गई। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द two types of the transformer. Number 1 is step up transformer, a transformer that increases the secondary voltage, in which secondary voltage is greater than the primary voltage and the number of turns of the secondary coils are greater than the number of turns in the primary coil। और इसको हम एग्जांपल के तौर पर बताया मैंने, कहाँ पर यूज़ करते हैं? पावर स्टेशंस के ऊपर, पावर जनरेशन यहाँ पर हो रही होती है डैम्स के ऊपर, ताकि वोल्टेज को बढ़ाया जा सके, करंट को कम किया जा सके। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में, जो इसका पार्ट 2 होगा, कि क्यों हम करंट ज़्यादा और कम करना चाह रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है करंट कम करने में, वोल्टेज को बढ़ा देने में। Next, step down transformer, it is a transformer that decreases the secondary voltage. You can say that the secondary voltage is less than primary voltage. Similarly, it has less number of turns of the secondary coil as compared to the primary coil। और उसके फिर मैंने आपको प्रूफ बताया कि किस तरह से वो वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। और एग्जांपल के तौर पर कॉमन ट्रांसफार्मर जो स्ट्रीट्स में लगा होता है, दैट कन्वर्ट्स 11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट्स। फिर हमने इसमें लास्ट चीज़ जो डिस्कस की, दैट इज़ ideal transformer. An ideal transformer is a transformer in which primary power is equal to secondary power, P is equals to IV। obviously ये power का formula है in the form of current and voltage। प्राइमरी के केस में IP VP हो जाएगा, सेकेंडरी के केस में IS VS हो जाएगा। देन यहाँ पर एक एग्जांपल थी जिससे मैंने ये आपको समझाया कि पावर दोनों तरफ सेम है, लेकिन जहाँ पर करंट कम है दूसरी तरफ कम हो ज़्यादा है, करंट दूसरी तरफ कम। जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ पर वोल्टेज कम है, जहाँ पर करंट कम है वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली कम हो जाएगी। क्यों होगी? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो पावर को कांस्टेंट रखा जा सके। तो जो अब आपने करना क्या है, इस सारे को याद करना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है।
अभी इसका पार्ट 2 रहता है, अभी ये हाफ टॉपिक हुआ है। तो कल वाला जो लेक्चर आपका होगा उसमें फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है इसको। तो कॉन्सेप्ट अपने बना के रखिएगा ताकि जब आप नया लेक्चर कल वाला पढ़ें तो आपको ये वाला साथ उसके साथ मर्ज करके समझने में आसानी हो। और उस लेक्चर के एंड पे मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट MCQs ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और चैप्टर की इंपॉर्टेंस के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।